तो दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मेगन। ये पूरी कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसे लाइफ में क्या करना है, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक डॉग आता है जो उसके जीने के पूरे तरीके को बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है, यहाँ मेगन को देखते हैं जो अपनी इस लाइफ से परेशान हो चुकी है। उसे कैसे भी करके इस शहर से बाहर निकलना है क्योंकि उसकी दोस्त की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है जिसे वो अकेली पड़ चुकी है और अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कई जगहों पर जॉब की लेकिन वो किसी से भी बॉन्ड नहीं बना पाती है और इसीलिए उसे वहां से निकाल दिया जाता है। अब एक दिन ऐसे चलते चलते वो दो मरीन ऑफिसर को देखती है और ठान लेती है कि अब वो मरीन बनेगी क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिसकी मदद से वो इस शहर से बाहर निकल सकेगी और उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। वो आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए निकल जाती है जहाँ उसकी ट्रेनिंग की जाती है और सारे फॉर्म फिल करके उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है। उसे शुरुआत में बहुत दिक्कतें आती है लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख जाती है और कुछ समय के बाद एक मरीन ऑफिसर बन जाती है। अब उसके मॉम डैड उसे मिलने आते हैं लेकिन वो आने में लेट हो जाते हैं जिससे सेरेमनी मिस हो जाती है। एक्चुअल में दोस्तों मेगन की मॉम से उसकी कुछ खास नहीं बनती और वो फिर से उनसे लड़ाई करके कैंप में आ जाती है। अब रात में अपनी जॉब की खुशी में वो बहुत ड्रिंक कर लेती है और जाकर एक पेड़ के साइड में टॉयलेट करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए एक सोल्जर देख लेता है जिसके बाद अगले दिन उसे सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं। सार्जेंट उसे बहुत डांटते हैं और मैनर्स सीखने को कहते हैं क्योंकि ये एक आर्मी कैंप है, यहाँ पर हीरोज रहते हैं, चिंदी काम करने वाले नहीं। अब उसे पनिशमेंट भी दी जाती है जिसमें जाकर उसे डॉग के केसेस को साफ करना होगा। तो वो सफाई शुरू करती है और यहाँ वो पहली बार डॉग रेक्स को देखती है पर उसका पहला इंप्रेशन कुछ खास नहीं होता क्योंकि वो मेगन को देखते ही उस पर भौंकने लगता है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है जो मेगन को बाहर बुलाता है जहाँ बहुत सारे डॉग्स की ट्रेनिंग होते हुए देखते हैं। ये सभी मरीन डॉग थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी कि वो असला बारूद को ढूंढ सके। अब यहाँ मेगन को एक जैकेट पहनाकर खड़ा कर दिया जाता और फिर उस पर रेक्स को छोड़ दिया जाता है लेकिन उसे रोकने पर वो रुकता नहीं और वो मेगन के पीछे पड़ चुका था, इसलिए सभी सोल्जर आकर उसे फौरन पकड़ते हैं। यहाँ मेगन को पहली बार किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए वो अपने सीनियर से कहती है कि अगर उसे डॉग हैंडलर बनना है तो उसे क्या करना होगा। तो वो बताते हैं कि तुम्हें पहले तो अपना निशाना अच्छा करना होगा और फिर बाद में तुम्हें पीएफटी ट्रेनिंग में 80% से ऊपर लाना होगा। अब मेगन तय कर लेती है कि वो ये करके रहेगी इसलिए वो तैयारी में लग जाती है। वो रोज सुबह उठती है और उठकर कार्डियो करती है, शूटिंग प्रैक्टिस करती है, वो अपनी पूरी जान लगा देती है। इतनी पंचुअल वो आज तक कभी नहीं हुई थी। अब धीरे धीरे करके उसकी शूटिंग प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही थी और एक दिन जब उसका टेस्ट होता है तो उसमें वो 8 में से 7 निशाने सही लगाती है और पीएफटी में भी 80% से ऊपर लाती है। जैसे ही रिजल्ट आता है वो सबसे पहले उसे लेकर सार्जेंट के पास जाती है लेकिन वो अभी मेगन को डॉग देने से मना कर देते हैं। उससे पहले उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पहले इसके साथ बॉन्ड बनाना होगा। जी हाँ, एक बॉक्स के साथ बॉन्ड, दिन जाकर तुम्हें डॉग मिलेगा। तो मेगन उस बॉक्स को लेकर बाहर ट्रेनिंग करने लगती है जिसे देखकर वहां बैठे 3 सोल्जर उस पर हंसते हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपना काम करती रहती है। यहाँ मेगन के अंदर एक बदलाव देखते हैं। उसने आज तक किसी भी इंसान के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया था, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी उसके साथ ज्यादा नहीं रहती। उसने अपनी फैमिली में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आज पहली बार वो इन डॉग्स में इंटरेस्ट दिखा रही है। शायद यही उसकी डेस्टिनी है। अब एक दिन सभी डॉग्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है जहाँ पे रेक्स भी मौजूद था लेकिन तभी वो सोल्जर के हाथ में काट लेता है जिससे कि सार्जन उसे बहुत सुनाते हैं और कहते हैं कि तुमसे तुम्हारा डॉग संभाला नहीं जा रहा है इसलिए मैं रेक्स को अब मेगन को दे रहा हूँ। इस चीज से वो सोल्जर बहुत गुस्सा होता है पर उसे अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेगन चाहती थी वो उसे मिल गया था लेकिन ये काम उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि रेक्स उस पूरे कैंप में सबसे एग्रेसिव डॉग था और उसे संभालना इतना आसान नहीं है। जब वो उसे खाना देने के लिए केज में जाती है तो वो देखती है कि रेक्स अपनी उस जगह से बाहर खड़ा हुआ है जहाँ पर उसे खाना देने टाइम होना चाहिए, तो उसे वापस अपनी जगह पर जाने को बोलती है लेकिन वो बात नहीं मानता। तो मेगन भी वहीं बैठ जाती है और उसे खाना नहीं देती जब तक वो वापस नहीं जाता। इसी तरह से घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार वो थक हार कर उस जगह पर चला जाता और फिर जाकर मेगन उसे खाना देती है। अब अगले दिन उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है जहाँ पे रेक्स को 5 बॉम्ब ढूंढने थे लेकिन वो बस एक ही ढूंढ पाता है और तब उसका सीनियर ट्रेनर कहता है कि अगर तुमने इतनी देर एक बॉम्ब ढूंढने में लगाई तो तुम और तुम्हारा डॉग दोनों मारे जाएंगे। उन्हें एक और मौका दिया जाता है और इस बारी रेक्स दूसरी साइड जाने लगता है पर मेगन उसे खींच लेती है। तब उसका सीनियर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें वहीं जाना होगा जहाँ पे रेक्स जा रहा है। तो वो उसे पीछे पीछे जाती है और इस बारी वो कुछ ही सेकंड में बॉम्ब को ढूंढ लेता है और तब सीनियर उसे समझाते हैं कि फील्ड में तुम्हें अपने डॉग की सारी बातें माननी पड़ेगी। अगर तुम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो तुम्हारा डॉग कैसे कॉन्फिडेंट रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसके साथ और अच्छा बॉन्ड बनाओ। वो लग जाती है रेक्स से दोस्ती करने में। एक दिन जब सभी डॉग्स के पैरों में बैंडेज लगाया जा रहा था तो मेगन को भी यह करने को कहा जाता है। तो वो पहली बार रेक्स
रेक्स को ले डाउन की कमांड देती है और पहली बार में वो उसकी बात मान लेता है। अब ये देखकर वो थोड़ा हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी कि रेक्स के साथ उसका बॉन्ड अच्छा होता जा रहा है। वो कई घंटों तक उसके पास बैठी रहती है और बातें भी करती है। अब रेक्स बड़े ही ध्यान से उसकी सारी बातें भी सुनता है, बिना एक बारी उस पर भौंके हुए। और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। वेल, अब वो दिन आ जाता है जब रेक्स और मेगन को जंग के मैदान में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें रियलिटी में बॉम्ब को ढूंढना है। उनकी पोस्टिंग ईरान में होती है, जहां पे मेगन की मुलाकात मेट नाम के डॉग हैंडलर से होती है, जो उसके साथ काफी अच्छे से पेश आता है। और उसी दौरान उन दोनों को मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें कुछ लोगों को चेक करना है। अब यहाँ रेक्स एक कार को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा भी मौजूद था, जो मेगन से उसके डॉग का नाम पूछता है। तो मेगन बता देती है कि ये रेक्स है। इस बात से मेट उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि कभी भी अपने डॉग का नाम किसी को मत बताना, वरना वो उसे खो देगी। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि मेट सही कह रहा है। अब यहाँ रेक्स और मेगन की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने मेगन की लाइफ ही बदल दी थी। अब वो कुछ महीने पहले अपनी लाइफ से परेशान थी, पर आज वो उसकी मदद से दूसरों की जिंदगी बचा रही है। और अब वो रेक्स को केज में बंद भी नहीं करती, क्योंकि वो उसका कही हुई सारी बातें मानता है। अब एक रात मेगन का डोर नॉक होता है और आर्मी को न्यूज मिलती है कि शहर में एक आदमी के घर में बहुत सारा असला बारूद है। इसलिए वो लोग फौरन वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सभी वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी रेक्स एक कारपेट को देखकर भौंकने लगता है, जिसे हटाया जाता है और वहां पर कई सारी बंदूकें निकलती हैं, जिन्हें छुपाया गया था। अभी दोस्तों, यहाँ पर रेक्स की समझदारी की वजह से आज इन्होंने एक हमले को रोक दिया था। उसे बहुत ही अप्रिसिएशन मिलती है और सभी लोग उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। उन दोनों की भी काबिलियत की वजह से उन्हें एक और जगह भेजा जाता है, जहां पर खतरा ज्यादा था। अब यहाँ और ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है और कुछ ही सेकंड में रेक्स ये बॉम्ब भी ढूंढ लेता है। अब उनका अगला मिशन था माइंस को ढूंढना, जहाँ पे जमीन के नीचे कई सारी माइंस फिट थी, जिन्हें जल्द से जल्द ढूंढना था। तो रेक्स लग जाता है अपने काम में और मेगन उसका साथ देते हुए उसके साथ चलती रहती है। जहां जहां रेक्स बैठता था वहां पर एक रेड फ्लैग लगा दिया जाता, यानी कि यहीं कहीं आसपास माइन है। लेकिन तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर रेक्स भौंकने लगता है। सभी उसे रोकते हैं जब मेगन और रेक्स उसके पास जाते हैं। और तभी दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें कई सोल्जर घायल होते हैं और साथ में रेक्स भी हो जाता है। जब मेगन की आंख खुलती है तो सबसे पहले वो रेक्स के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो ठीक था। तभी एक सोल्जर उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हारे डॉग ने इस बॉम्ब को क्यों नहीं ढूंढ पाया। तो मेगन उन्हें समझाती है कि ये माइंस नहीं है, बल्कि इन बॉम्ब्स को कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा है। उसी दौरान उनके सामने एक घर दिखाई देता है और सभी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन मेगन का सीनियर कहता है कि तुम्हें अभी यही रहना होगा, तुम्हें चोट लगी है। पर वो नहीं मानती और वो सभी घर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन सारे माइंस को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। लेकिन वहां दोस्तों कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। ये सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तभी उन पर गोलियां चलना शुरू हो जाती है। बड़े बारूद गिरने लगते हैं, जिसका सामना ये लोग कर नहीं पाते। तो ये पीछे हटते हुए कार के पास आ जाते हैं। अब मेगन पहले रेक्स को वहां बैठाती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो तभी एक धमाका होता है, जिससे कि वो बाहर गिर जाती है। तब रेक्स खुद की जान की परवाह किए बिना गाड़ी से उतर जाता और मेगन के पास जाकर उसे उठाने लगता है। देन दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं और फिर वो बेस कैंप पर आ जाते हैं। अब इस बम धमाके ने मेगन को काफी चोट आई थी, इसलिए उसे कैंप से दूर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन रेक्स को यहीं रहना पड़ेगा, वो उसके साथ नहीं जा सकता। ये पहली बार होगा जब दोनों अलग होने जा रहे हैं। यही चीज मेगन को बहुत उदास कर देती है और वो जाते हुए रोने लगती है। उधर रेक्स भी बहुत भौंकता है, लेकिन उसे जाना ही होगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस धमाके में तुम्हारी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है और साथ में तुम्हें कई जगहों पर चोट भी आई है। पर मेगन को इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस रेक्स के बारे में सोची जा रही थी, आखिर वो किस हाल में होगा। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ मेगन को 3 हफ्तों की छुट्टी दी जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके मॉम का डिवोर्स हो चुका है और उसके डैड उसे रिसीव करने आते हैं। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बस रेक्स की बातें घूमी जा रही थी। वो बार बार कैंप में फोन करती है उसकी खबर लेने के लिए। मेगन की जिंदगी में रेक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो अब उसके बिना एक भी पल बैठना नहीं चाहती। वो बस अपनी छुट्टियां खत्म होने का इंतजार करती रहती है। अब 3 हफ्ते बीत जाते हैं और वो अपने कैंप जाती है, जहां पर उसे रेक्स दिखता है। वो उसकी तरफ भागते हुए जाती है और उसे लिपट जाती है। मेगन उसे पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अब उसने एक फैसला लिया कि वो अब मरीन की जॉब छोड़ देगी और साथ में रेक्स को भी अडॉप्ट कर लेगी। इसके लिए वो अपने सीनियर से भी बात करती है, तो वो उसकी पूरी मदद करते हैं। लेकिन उसके लिए उसे सबसे पहले तो डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन उस लेडी डॉक्टर के मन में पहले से ही रेक्स के बारे में बहुत बुरे ख्याल थे। जब से उसने पहली बार क्लिनिक में हैंडलर को काटा था, इसलिए वो रिपोर्ट में लिख देती है कि ये डॉग अनअडॉप्टेबल है, जिसे मेगन को बहुत गुस्सा आता और उस पर बहुत समझाती है कि ये पहले जैसा नहीं रहा, रेक्स अब बदल चुका। लेकिन दोस्तों, बात नहीं बनती। अब एक दिन वो देखती है कि रेक्स को कोई और हैंडलर ट्रेन कर रहा है,
तो वो उस पर चिल्लाने लगती है कि ये मेरा डॉग है, तुम इसे ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे ऑर्डर मिले हैं सार्जेंट से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सुन के वो फौरन सार्जेंट के घर जाती है। यहाँ पे जो उसे सुनने को मिलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में आर्मी रेक्स को अफगानिस्तान भेज रही है, लेकिन बिना मेगन के। अब सार्जेंट उसे समझाती है कि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है। मेगन वही रोने लगती है और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर सार्जेंट कहते हैं कि तुम जाने से पहले रेक्स से एक बार मिल सकती हो। अब वो अगले दिन रेक्स के पास जाती है, उदास होकर एक साइड में बैठा हुआ था। वो जैसे ही उसके पास जाती है उसके दिमाग में वही सब पुरानी यादें घूमने लगती है जो उसने रेक्स के साथ बिताई थी। वो उसके सर पर एक किस करती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं रेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि असल में मेगन रो क्यों रही है, पर उस बेजुबान को ये पता नहीं चल पाता कि आज उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे दूर जा रही है। वहीं मेगन के लिए समय बहुत ही मुश्किल था। वो पूरे रास्ते बस रोती रहती है, यहाँ तक कि जब वो घर आती है तो वहाँ भी उसकी अपनी मॉम से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डैड के घर आ जाती है। लेकिन यहाँ वो डिप्रेस रहने लगी थी। ऐसा कनेक्शन उसे आज तक कभी नहीं हुआ था। वो हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती है और तब एक दिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम एक्स मरीन हो, तुम्हें लड़ना आता है, ऐसे हार मत मानो, क्या पता आने वाला कल तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। उनकी बातों को आगे रखकर वो एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती है, जहाँ पे वो अब जॉब करने लगी थी। लेकिन जहाँ भी वो किसी डॉग को देखती उसे रेक्स की याद आ जाती। इसी वजह से वो हर दूसरे दिन कैंप में फोन करके रेक्स के बारे में पूछती, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। अब एक दिन खुद कैंप से उसे फोन आता है जिसमें मेगन को बताया जाता है कि वो अब रेक्स से मिल सकती है। तो वो कहती है कि क्या वो उसे अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सार्जन कहते हैं कि अगर तुम्हें उसे अडॉप्ट करना है तो तुम्हें ये जल्दी करना होगा, क्योंकि उसे एक बीमारी हो गई है जिसमें उसके चेहरे पर फालिज मार दिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ ही दिनों में रिटायर कर दिया जाएगा। अब ये सुनकर मेगन अगले दिन को सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें और अपने रेक्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। इसके लिए उसने इंटरनेट पर पिटीशन भी साइन करी है जिसमें 22,000 लोगों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उसकी और रेक्स की स्टोरी दुनिया भर में फेमस हो गई है। आर्मी का हर कोई बंदा उसकी और रेक्स के बारे में जानने लगा था। उसके कई सारे इंटरव्यूज भी होते हैं जिसकी मदद से उसकी आवाज बहुत दूर तक पहुंचती है। और एक दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो आर्मी को परमिशन दे देते हैं रेक्स को देने के लिए। अब एक दिन जब सभी डॉग्स को बाहर लाया जाता है तो वहां पे मेगन भी पहुंच जाती है और उसे रेक्स देख लेता है। उसने उसे सालों बाद देखा था लेकिन वो उसे भूला नहीं था। वो भागते हुए उसके पास आता है और गले से लगा लेता है। आज वो पूरे 1 साल बाद मिले थे और ये लम्हा उन दोनों के लिए यादगार है। इसके बाद मेगन उससे फाइनली अपने साथ घर लाती है, जिसके बाद दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ रेक्स के रिटायरमेंट का दिन आ जाता है और उसे पूरे सम्मान के साथ रिटायरमेंट दी जाती है। वो और रेक्स एक स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पे इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जो कि उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिला था। सभी लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। ये वही लड़की है जिसे कुछ सालों तक ये नहीं पता था कि उसे क्या करना है। क्या वो सच में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? और इसके साथ वही डॉग है जिसे कैंप में कोई भी अपने साथ रखना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सही दिशा आपको सही रास्ते पर ला देती है और एक सही इंसान आपको जिंदगी की असली वैल्यू बता देता है। तो यहाँ भी इन दोनों के साथ यही हुआ था। वेल, इसके बाद रेक्स 2012 तक मेगन के साथ रहा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हमें यहाँ कुछ ओरिजिनल क्लिप भी दिखाई जाती है जो मेगन ने अपने फ़ोन से बनाई थी। और आज के समय में मेगन एक वेटेरियन टेक्नीशियन के तौर पर काम करती है, लेकिन उसने आज भी रेक्स की जगह किसी को नहीं दी। तो आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी? अगर आप भी एक डॉग लवर हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वेल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। ये कहानी एक ऐसे कुत्ते की है जो सेना में रहते हुए बड़े बड़े सर्चिंग ऑपरेशन में उनका साथ देता है, लेकिन एक दिन उसके ट्रेनर को धोखे से मार दिया जाता है, जिस कारण वो बदले की आग में इतना खूंखार हो चुका था कि आर्मी वालों ने उसे मारने का डिसीजन लिया है। लेकिन वो वहां से बच जाता है और उन सभी लोगों को मारता है जिन्होंने उसके ट्रेनर को धोखे से मारा था। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आखिरकार कैसे उस कुत्ते ने अपना बदला लिया। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में यूएस मिलिट्री को एक सर्चिंग डॉग मैक्स के साथ दिखाया जाता है, जो कांधार के एक छोटे से गांव में सर्च ऑपरेशन करने आए थे। गांव वाले यूएस आर्मी का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैक्स एक कमरे में जाकर जमीन को सूंघने लगता है, जिससे आर्मी वालों को शक हो जाता है। और जब वो वहां पर सर्च करते हैं तो वहां उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिलता है जिसमें बहुत सारे हथियार रखे थे और इन हथियारों को गांव वाले अवैध तरीके से तालिबान को बेचा करते थे। जिसके बाद हम मैक्स के ट्रेनर कायल को बेस कैंप पर देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स से बात कर रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि कायल के पिता रे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तभी कायल को उसके सुपीरियर्स अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने जो हथियार गांव से पकड़े थे उनकी संख्या कम है,
और उन्हें लगता है कि ये हथियार उनके ही लोग चोरी कर रहे हैं। काइल को अपने दोस्त टाइलर पर शक होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। और जब अगले दिन वो दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं तो काइल टाइलर से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही कैंप से हथियार चोरी करके उसकी स्मगलिंग की है, लेकिन तुम्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन टाइलर माफी मांगने के बदले काइल से ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। तभी मैक्स को यह एहसास होता है कि आगे खतरा है, लेकिन टाइलर उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। काइल तुरंत अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और टाइलर को कवर फायर करने के लिए कहता है, लेकिन टाइलर जानबूझकर उसे अकेला छोड़ देता है और खुद एक सुरक्षित जगह पर छिप जाता है। एज ए रिजल्ट इस गोलीबारी में काइल की मौत हो जाती है और जब ये खबर उसके घर वालों को पता चलती है तो वो एकदम से टूट जाते हैं। और जब अगले दिन वो सभी चर्च में काइल के अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो वहां मैक्स को भी लाया जाता है। मैक्स के लिए काइल ही सब कुछ था, लेकिन अब वो मर चुका है, जिससे मैक्स बिल्कुल अकेला हो गया है। मैक्स शांति से उसके ताबूत के पास जाकर बैठ जाता है और जब सेरेमनी खत्म होने के बाद आर्मी वाले उसे अपने बेस कैंप ले जाने की कोशिश करते हैं तो मैक्स उनकी बात नहीं मानते हुए गुस्से से उसकी तरफ भौंकता है और जस्टिन को देखते ही शांत हो जाता है। दरअसल जस्टिन का चेहरा उसके भाई काइल से मिलता था, इसलिए मैक्स कहीं ना कहीं उसे काइल समझ रहा होता है। लेकिन जस्टिन को कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो मैक्स को इग्नोर करते हुए वैन तक ले जाने में आर्मी वालों की मदद करता है। अगले दिन जब जस्टिन को अपने भाई की याद आ रही होती है तो वो उसके कमरे में जाकर उदास हो जाता है। तभी उसके पिता रे वहां पर आते हैं और जस्टिन को कंसोल करते हैं, लेकिन जस्टिन का मानना था कि उसके पिता के कारण ही उसकी भाई की मौत हो गई, क्योंकि वही चाहते थे कि उसका बेटा आर्मी ज्वाइन करे। और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी उसकी मां पामेला वहां आती है, जो उन दोनों को बताती है कि आर्मी वालों ने मैक्स को मारने का डिसीजन लिया है। और वो सभी बिना समय गवाए डॉग शेल्टर जाते हैं, जहां एक कर्मचारी उन्हें बताता है कि काइल के मौत से मैक्स को सदमा लगा है और अब वो किसी भी तेज आवाज को सुनकर हिंसक हो जाता है, जिस कारण अब उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है और इसलिए उन्होंने इसे मारने का फैसला किया है। लेकिन जब जस्टिन उसके पास जाता है तो वो बिल्कुल शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है और जब जस्टिन उसे अपने ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है तो वो ठीक वैसा ही करता है। जस्टिन और मैक्स के इस फ्रेंडली बिहेवियर को देखकर वो सभी मैक्स को अडॉप्ट करने का डिसीजन लेते हैं। जब सभी घर आते हैं तो रे उसे घर से बाहर बांधने का डिसीजन लेता है, क्योंकि मैक्स बहुत ही खतरनाक हो चुका था, लेकिन वो सभी ऐसा करने के लिए मजबूर थे। लेकिन रात में मैक्स को हमेशा काइल के साथ सोने की आदत थी, इसलिए वो रात भर भौंकता रहता, जिसकी आवाज से परिवार के साथ साथ पड़ोसी भी परेशान हो गए थे। और जब जस्टिन उसके पास आया तो वो बिल्कुल शांत हो गया और उसके जाते ही भौंकने लगा, जिस कारण जस्टिन उसके पास ही सो गया। और उसके सोने के बाद मैक्स एक वफादार कुत्ते की तरह रात भर उसकी रखवाली करता है। और जब अगले दिन जस्टिन जागता है तो वो अपने दोस्त चॉय से मिलने जाता है। वहां वो उसकी एक कजिन सिस्टर कार्मेन से भी मिलता है, जिसे कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद थे। और जब उसे पता चलता है कि जस्टिन के पास एक आर्मी डॉग है तो वो जस्टिन से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर आकर मैक्स को कंट्रोल करने के तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ। जब कुछ समय बाद चॉय और कार्मेन वहां आते हैं तो कार्मेन जस्टिन को कुछ ट्रिक्स बताती है कि किस तरह कुत्तों को पास जाकर उसे कंट्रोल करते हैं। और कुछ ही घंटों की ट्रेनिंग के बाद जस्टिन ने मैक्स को इतना कंट्रोल कर लिया कि वो उसकी जंजीर तक को खोल देता है। और जब पामेला ये देखती है तो वो खुश होकर कार्मेन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। वहीं रात में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी मैक्स अग्रेसिव होकर जोर जोर से भौंकने लगता है और हम टाइलर को दरवाजे पर देखते हैं। पामेला और रे अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त को देखकर बहुत खुश होते हैं। रे के पूछने पर टाइलर बताता है कि वो एक लड़ाई में घायल हो गया था, जिस कारण कुछ दिन की छुट्टी के लिए वो घर आया है। और जब कुछ समय बाद वो सभी टाइलर को मैक्स के पास ले जाते हैं तो वो एक बार फिर गुस्से में जोर जोर से भौंकने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी चेन को तोड़कर टाइलर पर हमला कर देता है। लेकिन जस्टिन और कार्मेन सही समय पर उसे रोक लेते हैं। मैक्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अभी तक काइल की मौत को भूल नहीं पाया है और टाइलर से उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। अगले दिन जस्टिन मैक्स को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और वो सभी वहां बहुत मजे करते हैं। लेकिन जब जस्टिन घर आता है तो वो वहां पिंजरे को देखकर हैरान हो जाता है। जस्टिन के पूछने पर उसकी मां पामेला उसे बताती है कि ये तुम्हारे पिता ने मंगवाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते मैक्स दोबारा किसी पर हमला करे।
जैसा उसने पिछली रात टाइलर पर किया था। उसी रात जस्टिन मैक्स को पिंजरे में बंद करके अपने पूरे परिवार के साथ परेड देखने आया है, जहां परेड खत्म होने के बाद आतिशबाजी भी होती है। जस्टिन को वहां मैक्स की फिक्र होने लगती है और जब वो उसे देखने घर आता है तो वो देखता है कि मैक्स पटाखों की आवाज से काफी डरा हुआ है। जस्टिन उसे बाहर भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। आखिरकार जस्टिन उसे शांत करने के लिए खुद ही पिंजरे में जाकर उसके पास बैठ जाता है। वहीं जब दोस्तों आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी, इफ़ ए मैन लव्स डॉग ही इज़ अ गुड मैन, इफ़ ए डॉग्स लाइक मैन ही इज़ अ गुड मैन। सो आज की कहानी कुछ इसी कहावत से मिलती जुलती है, जहाँ पे एक डॉग इंसान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहाँ कुछ कैट्स और डॉग की फैमिली रहती थी। कैट्स और डॉग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये इनका घर है, लेकिन इसके बीच वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और सारी कैट्स को ले जाते हैं। और उनके साथ एक पिटबुल डॉग भी वहाँ रहता था और ये लोग उसी भी ले जाते हैं। लेकिन उस डॉग के साथ उनके बच्चे भी वहाँ रहते थे। वो नम आंखों से अपने माँ को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था, लेकिन वो बच्चा अगर अपनी माँ के पास जाता तो एनिमल कंट्रोल वाले उसे भी ले जाते दोस्तों। और उन लोगों से बचने के लिए वो बच्चा एक कैट को मिल जाता है, जो उसे अपने साथ ले जाती है और वो कैट उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे अपने साथ रख लेती है। उस पिटबुल के बच्चे का नाम होता है बेला, जो कि हमें अपनी कहानी बता रही है। बेसिकली ये एक फीमेल डॉग होती है और जब वो लोग उसकी माँ को उठा कर ले जा रहे थे तो बेला बताती है कि उस हादसे के बाद उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और इसके बाद उस कैट ने बेला को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। अब कुछ महीनों बाद यहाँ एक लूकस नाम का लड़का आता है। लूकस डेली इन कैट्स और डॉग को खाना खिलाता था और इसी वजह से सभी कैट्स उस पर भरोसा करने लगी थी। और बेला ये देखकर समझ जाती है कि लूकस एक अच्छा इंसान है। वो लूकस के पास चली जाती है और लूकस भी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। उसे वो बच्चा इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि आखिर में वो उसे अपने साथ ही रख लेता है। आगे हम देखते हैं कि लूकस बेला को लेकर घर आता है और इस पपी को देखकर लूकस की मॉम भी काफ़ी खुश होती हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज से इस पपी का नाम बेला होगा और यहाँ इस बच्चे का नाम बेला पड़ जाता है। अब बेला और लूकस में प्यार बढ़ने लगा था और वो दोनों 2 जिस्म और एक जान जैसे बन गए थे। मतलब कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे और बेला को भी लूकस का साथ बहुत ही पसंद आने लगता है। बेला हमेशा गेट पर उसका इंतजार करती थी जब वो काम पर जाता था, लेकिन एक चीज़ बेला को बिल्कुल नापसंद थी, वो था लूकस का काम पे जाना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उससे दूर जाए। लेकिन इंतज़ार करने के अलावा बेला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब नेक्स्ट डे लूकस की मॉम और बेला दोनों वॉक से वापस आ रहे होते हैं और वहाँ उन्हें उनका पड़ोसी मिलता है, जो कहता है कि आपके बेटे ने जो करा है वो बिल्कुल सही नहीं करा है। उसने मेरी पुलिस से कंप्लेन करी है। उसका कहना है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर काफ़ी बिल्लियाँ रहती हैं और मैं उन्हें वहाँ से निकालना चाहती हूँ, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब झूठ बोल रहा है। उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। दरअसल यहाँ पे दोस्तों उसी कंस्ट्रक्शन साइट की बात हो रही है जहाँ पे लूकस को बेला मिली थी, लेकिन उस जगह का मालिक उसे तोड़ के वहाँ एक होटल बनाना चाहता है, लेकिन लूकस ने उससे पहले ही पुलिस कंप्लेन करके उसे रुकवा दिया था। अब उसी रात जब लूकस काम से घर वापस आता है तो उसे गेट पे एक नोट मिलता है, जो कि घर के लैंडलॉर्ड का था। उस नोट में लिखा था कि लैंडलॉर्ड परसों घर देखने आ रहे हैं और अब काफ़ी बड़ी मुसीबत होने वाली थी, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने साफ साफ मना कर रखा था कि घर में कोई भी एनिमल अलाउ नहीं है। इसी वजह से लूकस डिसाइड करता है कि वो बेला को हॉस्पिटल ले जाएगा जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में डॉग्स अलाउड नहीं होते दोस्तों। इसलिए लूकस उसे एक रूम में बंद कर देता है और अपने काम पर लग जाता है। लेकिन कुछ देर होने के बाद बेला को अकेले घबराहट होने लगती है और वो भौंकने लगती है। उसकी आवाज़ वहाँ के लोग सुन लेते हैं और जब वो गेट खोल के देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक डॉग दिखता है। तभी लूकस भी वहाँ पहुँचता है और वो बहुत ही डर जाता है कि कहीं इस वजह से उसे जॉब से ना निकाल दिया जाए, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। वहाँ पर जो सारे पेशेंट होते हैं, लूकस के कलीग होते हैं, वो बेला को उस रूम से बाहर लाते हैं और फिर उसे स्टाफ से मिलवाते हैं। सब लोग बेला को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। मतलब ये ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो। और इसके बाद बेला लूकस के साथ हर रोज़ हॉस्पिटल आने लगती है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर होते हैं उनको इस बात की भनक नहीं होती कि उनके हॉस्पिटल में एक डॉग है। बेसिकली ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है
क्योंकि जब भी डॉक्टर हॉस्पिटल आते थे तो ये लोग बेला को सोफ़ा के अंदर छुपा देते थे और ऐसे ही कुछ करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन दोस्तों जब लूकस और उसकी दोस्त बेला को लेके वॉक पे जा रहे होते हैं तो वहाँ लूकस देखता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट अब तोड़ी जा रही है। लूकस उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ओनर होता है वो कहता है कि मेरे पास पुलिस की परमिशन है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच लूकस की दोस्त होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो उस साइट की वीडियो बना लेती है और उस वीडियो को पुलिस को दिखा देती है, जिस वजह से वो आदमी का उस साइट से तोड़ने का परमिट कैंसिल हो जाता है। अब कुछ दिन बाद रात को लूकस के घर पे एक चक नाम का आदमी आता है जो कि एनिमल कंट्रोल ऑफिसर होता है और इस ऑफिसर को उनके पड़ोसी ने भेजा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास पिटबुल ब्रीड का डॉग है जो कि एक खतरनाक ब्रीड है। वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस शहर यानी कि डेनवर शहर में पिटबुल रखना गैर कानूनी है। वो कहता है कि अगर मैंने कभी भी इसे तुम्हारे घर के बाहर देखा तो मैं इसे कैद कर लूंगा। अब इसके बाद वो लूकस को एक नोटिस दे के वहां से चला जाता है। अगले दिन बेला अपने रूम में होती है कि उसे वहां एक खिड़की पे एक गिलहरी दिखती है, जिसे देखकर वो खिड़की से बाहर आ जाती है और रोड के बीच में भागने लगती है। पर तभी वहां लूकस आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान चक उसे देख लेता है, जिसे लूकस को धमकी दी थी कि अगर उसने कभी भी बेला को बाहर देखा तो वो उसे कैद कर लेगा। लूकस उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चक बहुत ही जिद्दी होता है और बेला के गले में पट्टा डालकर उसे ले जाने लगता है। लेकिन लूकस उसे ऐसा नहीं करने देता। लूकस उसे अपने गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है और इसके बाद चक बेला को लेके एक डॉग शेल्टर आता है, जहाँ पे वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। यहाँ पर बेला हमें अपनी आवाज़ में बोलती है कि मैंने इस शेल्टर में बहुत अच्छा बिहेव किया, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं, और बहुत उदास हो जाती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद वहाँ लूकस और उसकी दोस्त आती हैं बेला को घर ले जाने के लिए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी रकम चुकानी पड़ती है। वहाँ की जो ऑफिसर होती है वो इन लोगों को समझाती है कि अगर अब दोबारा बेला को कभी बाहर देखा गया तो वो लोग उसे मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही डेनवर शहर का रूल होता है दोस्तों कि अगर इस ब्रीड का डॉग बाहर देखा गया तो उसे कैद कर लिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो एक खतरनाक डॉग हो सकता है। अब ये सुनकर लूकस काफ़ी घबरा जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बेला को अपने एक दोस्त के रिलेटिव के यहाँ भेज देगा, क्योंकि वो रिलेटिव डेनवर शहर से 400 मील दूर रहता है और वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन बेला इस फैसले से नाखुश थी, क्योंकि वो लूकस से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर लूकस भी मजबूर था, वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता था। अब बेला उस रिलेटिव के घर पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लोग बेला का काफ़ी ख्याल करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं। प्यार या फिर मोहब्बत, जो भी कहो, क्या इन वर्ड्स को बयान करने के लिए हमेशा किसी न किसी भाषा की ज़रूरत है? किसी के लिए सच्ची मोहब्बत और स्वार्थ भरी मोहब्बत में कितना अंतर है, आज एक बेजुबान जानवर ने सबको दिखा दिया। अपने प्यार को पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता, लेकिन एक बेजुबान जानवर खामोश रहकर भी सबका दिल जीत लेता है। नफरत क्या है इनको पता भी नहीं है। इंसान सब कुछ कह सकता है, शायद इसलिए इनके खामोशी से भरी प्यार को वफादारी का नाम दिया है। मूवी के शुरुआत में एक जगह को दिखाया गया है जहाँ पर कुछ डॉग्स पिंजरे में बंद है। उस जगह से एक पप्पी किसी तरह से भाग निकला। अब बाहर आते ही इस अनजान दुनिया में उसका सफर शुरू हो गया। ना खाने का टेंशन, ना रहने का टेंशन, और ऊपर से इंसान का इतना अच्छा प्यार, वो भी कम नटखट नहीं थी। बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी मस्त चल रहा था। दूसरी तरफ धर्मा को देखते हैं, वो अकेला रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। उसके लाइफ का टाइम टेबल फिक्स्ड था। सुबह अलार्म बजने से पहले उठना, फैक्ट्री जाना, एक दुकान था जहाँ से इडली के साथ एक पैकेट सिगरेट लेना, और रात को घर आके बियर पी के सो जाना। बस यही था उसका रोज का रूटीन। फैक्ट्री से लेके उसके कॉलोनी तक कोई उसे पसंद नहीं करता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई धर्मा से हेल्प मांगे तो धर्मा उसे खाली हाथ नहीं भेजता, वो उसे बेइज्जत करके ही भेजता। धर्मा छोटी उम्र में ही अपनी मामी पापा और बहन को खो दिया था एक एक्सीडेंट में। वो तब से ऐसा ही है। एक दिन उस कॉलोनी के बाहर एक फंक्शन चल रहा था। इतना शोर था कि धर्मा को नींद नहीं आ रहा था। उसने सीधा फंक्शन पर पहुंचा और पूरा इलाका तहस नहस कर दिया। वहां पर एक डस्टबिन पड़ा था जिसके पास वो पप्पी बैठा था। जब धर्मा बाहर आ रहा था, ठीक तभी उसने धर्मा को देखा। फैक्ट्री से लेके कॉलोनी तक जिस धर्मा को सब लोगों ने पत्थर दिल इंसान मानता था, ना जाने उस पप्पी ने धर्मा के अंदर क्या देखा, उस दिन से उसका पीछा करना शुरू किया। धर्मा उसे हमेशा भगा देता था, लेकिन उसने धर्मा का कभी पीछा नहीं छोड़ी। एक दिन वो पप्पी जब धर्मा का पीछा कर रही थी, तब उस कॉलोनी का एक लड़का बाइक लेकर स्टंट मार रहा था। अनजाने में वो पप्पी बाइक के सामने आते ही एक्सीडेंट हो गया। सब लोग उस लड़के को लेकर बिजी था और वो पप्पी एक लावारिस की तरह पड़ी थी। अरे यही तो इंसानियत है। लेकिन अद्रिका नाम की एक छोटी बच्ची वहां पर खड़ी थी। वो अपने पेरेंट्स को बार बार कह रही थी उस पप्पी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर वो पप्पी वहां पर मर जाए। दूसरी तरफ जिसे कॉलोनी वाले पत्थर दिल इंसान कहता था, वही धर्मा उस पप्पी को लेकर हॉस्पिटल गया। अब डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और दवाई भी लिख के दिया, लेकिन धर्मा डॉक्टर को कहा, ये कुत्ता मेरा नहीं है, आप इसे रख लो।
लेकिन डॉक्टर ने किसी तरह धर्मा को समझाया, जब तक कोई डॉग अडॉप्ट नहीं करने आता तब तक इसे अपने पास ही रख लो। धर्मा जब पप्पी को लेकर घर लौटा, आद्रिका उस पप्पी को देख बहुत खुश हुई, लेकिन उस पप्पी को संभालना धर्मा के लिए इतना आसान नहीं था। वो इतना नटखट थी, उसकी वजह से धर्मा परेशान हो गया। उसकी परेशानी से बचने के लिए धर्मा उसे पार्क में छोड़ आया, लेकिन आद्रिका उसे वापस घर लेकर आई। धर्मा किसी भी हाल में उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर को फोन किया। अब डॉक्टर ने कहा डॉग एडॉप्शन के लिए डॉग का लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो धर्मा लाइसेंस कराने चला गया, जहाँ पर उसका मुलाकात हुआ देविका से। देविका एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर था। लाइसेंस के लिए उसने डॉग का नाम पूछा, लेकिन धर्मा को तो डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसने डॉग का नाम चूचू कह दिया। फिर देविका ने पूछा डॉग क्या खाती है, तो धर्मा ने बहुत आसानी से कह दिया मैं इडली के साथ चटनी भी देता हूँ। अब देविका को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने मजबूरन लाइसेंस दे दिया। लेकिन देविका धर्मा का पीछा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था धर्मा डॉग को टॉर्चर करता है। एक दिन धर्मा उस डॉग के ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि उसे मारने वाला था। ठीक तभी धर्मा को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। जिस डॉग को मारने वाला था वही डॉग उसके पास भाग के आया जब वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, जिस एम्बुलेंस में धर्मा था उसका पीछा किया और हॉस्पिटल भी पहुंच गया। धर्मा उस डॉग की आंखों में उसके लिए प्यार देखा। धर्मा धीरे धीरे बदल गया। वो अब पूरी तरह से उस डॉग का ख्याल रखता था। धर्मा की उस सूखी पड़ी जिंदगी में उस डॉग ने प्यार का बारिश ला दिया। लेकिन एक दिन अचानक उस डॉक्टर ने एक फैमिली को साथ ले आया उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। वो धर्मा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती उसे ले गया। अब ज्यादा दिन तक धर्मा उसके बिना रह नहीं पाया। उसने डॉक्टर को फोन किया और उन लोगों का एड्रेस लिया जिन्होंने उस डॉग को अडॉप्ट किया था। धर्मा जब उनके घर पर गया तो उसने देखा कि उस डॉग ने पूरा घर को कबाड़खाना बना दिया था। उस घर का हालत देख के धर्मा बहुत हंसा। ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ। उसने उस डॉग को लेकर सीधा घर वापस आया। अब उसका नाम भी तो रखना था। धर्मा के घर में चार्ली चैपलिन का एक स्टैचू था, जिसे देख के उसने उस डॉग का नाम रखा चार्ली। चार्ली ने धर्मा को पूरी तरह से बदल दिया। आद्रिका भी हमेशा चार्ली और धर्मा के साथ रहती थी। चार्ली धर्मा की मुस्कुराहट की वजह बनी। वो धर्मा की जिंदगी थी, लेकिन धर्मा के इस खुशी से भरी जिंदगी में काला बादल छा गया। एक दिन धर्मा जब फैक्ट्री से लौटा, उसने देखा कि चार्ली सोई हुई थी। बार बार बुलाने पर भी वो नहीं उठी। तो धर्मा ने देखा चार्ली ने उल्टी किया है। उसने तुरंत चार्ली को डॉक्टर के पास ले गया। अब धर्मा को ऐसा लग रहा था कि चार्ली बॉल निकलने की वजह से बीमार है, लेकिन डॉक्टर ने तो कुछ और ही कहा। चार्ली को कैंसर हुआ है और वो भी फाइनल स्टेज। डॉक्टर ने धर्मा को कहा कुछ लोग इलीगल तरीकों से डॉग ब्रीडिंग करवाता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। चार्ली जब छोटी थी शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। धर्मा पूरी तरह से टूट चुका था। आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा कुछ होता है? पहले तो उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया, और अब चार्ली, जिसने उसे फिर से जीना सिखाया, वो भी छोड़ के चली जाएगी। अब धर्मा बस एक ही चीज चाहता था, चार्ली के हर सपने को पूरा करना। धर्मा ने देखा चार्ली को स्नो बहुत पसंद है। चार्ली टीवी पे जब भी बर्फ से ढका हुआ पहाड़ों को दिखता था, वो खुशी से झूम उठती थी। धर्मा ने तय कर लिया चार्ली का सपना पूरा करने के लिए जहां भी जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार है। धर्मा चार्ली को हिमाचल ले जाना चाहता था। सफर बहुत लंबा था। चार्ली और धर्मा निकलने ही वाला था, सामने से आद्रिका आके धर्मा को पकड़ के बहुत रोने लगी। फिर धर्मा ने आद्रिका को कहा वो दोनों जल्द ही वापस आ जाएगा। सफर के हर मोड़ पर धर्मा को एक ही चिंता खाए जा रहा था। जिस चार्ली ने उसे एक नई जिंदगी दी, पता नहीं वो कब तक धर्मा के साथ रह पाएगी। सफर के बीच में डॉक्टर ने एक दिन धर्मा को फोन किया। उस डॉक्टर से धर्मा को पता चला कि चार्ली का असली नाम है कीटन। चार्ली जब छोटी थी उसके साथ हुआ हादसे के बारे में सब कुछ धर्मा को पता चला। एक हरामी था जो इलीगल तरीकों से डॉग ब्रीडिंग करवाता है। आज उसकी ही वजह से चार्ली को कैंसर हुआ है। धर्मा को एड्रेस मिलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। उस हरामी को देखकर चार्ली जोर जोर से भौंकने लगी। धर्मा पहले उस हरामी का थोबड़ा बिगाड़ा, फिर उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद धर्मा एनिमल रेस्क्यू टीम को खबर कर दिया। अब एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ देविका वहां पर पहुंच गई, लेकिन धर्मा और चार्ली तब तक वहां से निकल चुका था। देविका पहले दिन ही चार्ली के बेल्ट पर एक ट्रैकर लगाई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है। इसलिए देविका एनिमल रेस्क्यू टीम को वहां पर छोड़कर उस ट्रैकर की मदद से चार्ली को फॉलो करना शुरू किया। दूसरी तरफ धर्मा और चार्ली का सफर जारी था। धर्मा कुछ खरीदने के लिए चार्ली को मॉल के बाहर रखकर वो मॉल के अंदर गया, लेकिन चार्ली इतना नटखट थी कि वहां से भागने लगी। अब धर्मा उसके पीछे भागा। एक कुत्ता जो इंसानों से बदला लेने के लिए हजारों कुत्तों की फौज खड़ी कर देता है, और वो शहर में उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारता है जिन्होंने उसकी मालकिन और उस पर अत्याचार किए थे। पूरे शहर में कुत्ते का आतंक इतना ज्यादा फैला हुआ है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम लिली नाम की 13 साल की लड़की को देखते हैं, जो बहुत ही शांत स्वभाव की साधारण सी लड़की है।
उसके माता पिता का तलाक हो चुका है, जिस कारण वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। उसका एकमात्र दोस्त एक पालतू कुत्ता हेगन है, जिसके साथ वो अपना सारा खाली समय बिताती है। आगे हम देखते हैं कि लिली की माँ अपने बिजनेस के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रही है, जिस कारण वो अपने एक्स हस्बैंड डैनियल को लिली और उसके कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहती है। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को तब देखा था जब वो 2 साल की थी, इसलिए वो उससे मिलकर काफी खुश है, लेकिन उसे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैनियल जब अपनी बेटी और कुत्ते के साथ अपार्टमेंट में आता है तो उस अपार्टमेंट की मालकिन उसे बताती है कि वो कुत्ते के साथ इस अपार्टमेंट में नहीं रह सकता, लेकिन डैनियल उसे ये कहते हुए समझा देता है कि हेगन यहाँ कुछ ही समय के लिए रुकेगा। रात में खाने के दौरान लिली कुत्ते के साथ खेलते हुए टेबल पर रखे खाने को चुराकर उसे खिला देती है, जिसे डैनियल देख लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें इस घर के नियमों के अनुसार ही रहना चाहिए। रात में लिली चाहती है कि हेगन उसके साथ ही सोए, लेकिन उसके पिता इसके खिलाफ हैं, जिसके कारण वो हेगन को बाथरूम में बंद कर देता है। हेगन को अकेला रहने की आदत नहीं थी, जिस कारण वो डर से कराहने लगता है, जिसकी आवाज से लिली और डैनियल सो नहीं पाते। आखिरकार लिली उसे शांत करने उसके पास आती है और अपने ट्रम्पेट से एक प्यारी सी धुन बजाती है, जिसे सुनकर हेगन आराम से सो जाता है। जब सुबह डैनियल उठता है तो देखता है कि पड़ोसियों के कंप्लेन के कारण एनिमल कंट्रोल इंस्पेक्टर उसके घर पर आया है, जो उसे बताता है कि नए नियम के अनुसार बिना रजिस्टर कुत्ते को पालने पर टैक्स भरना होगा। डैनियल काफी गुस्से में टैक्स भरने से मना कर देता है और उसे बताता है कि ये उसकी एक्स वाइफ का कुत्ता है, जिसे वो जल्द ही एनिमल शेल्टर भेज देगा। लिली उनकी इस बात को सुन रही होती है, जिस कारण वो हेगन को अपने साथ म्यूजिक इंस्टीट्यूट ले आती है। इंस्टीट्यूट में कुत्ता लाना मना था, इसलिए वो उसे स्टोर रूम में छुपाकर क्लास करने चली जाती है, लेकिन म्यूजिक की तेज आवाज से डरकर वो वहां से निकलकर भागने लगता है, जिसे देखकर क्लास के सभी लोग घबरा जाते हैं। म्यूजिक टीचर काफी गुस्से में लिली को कुत्ते को बाहर छोड़कर वापस आने का आदेश देता है, लेकिन वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, जिस कारण वो भी उसके साथ बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसके पिता डैनियल मिलते हैं, जिसे म्यूजिक टीचर ने इंस्टीट्यूट पर बुलाया था। वो अपनी बेटी पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उस कुत्ते को एनिमल शेल्टर छोड़ देगा। वो अपने पिता को मनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते और बीच शहर में कार रोककर उस कुत्ते को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। हेगन उस कार के पीछे कुछ दूर तक दौड़ता है। आखिरकार वो लिली के बिना शहर में अकेला रह जाता है। कई घंटों तक हेगन लिली के इंतजार में वहीं बैठा रहता है जहां उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आता और अंत में हेगन खाने की तलाश में वहां से जाने का फैसला करता है। वो खाने की तलाश में भटक ही रहा था कि तभी सड़क के किनारे एक मीट की दुकान को देखता है। तभी एक सफेद कुत्ता उसके पास आकर उसे अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो सफेद कुत्ता हेगन को उस दुकान के पीछे डंपिंग एरिया में ले जाता है, जहां दूसरे कुत्ते बचे हुए मांस को खा रहे थे। लेकिन जब हेगन वहां जाने की कोशिश करता है तो सभी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। काफी शोर सुनकर कसाई वहां आ जाता है और सभी कुत्तों को भागने के लिए कहता है, लेकिन हेगन वहीं खड़ा रहकर कसाई पर भौंकने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डर के कारण हेगन कसाई के ही कटिंग रूम में घुस जाता है और जब कसाई उसे वहां पाता है तो वो उसे मारने का प्लान बनाता है। वो उसे मार ही देता कि तभी सफेद कुत्ता पीछे से आकर कसाई के पैर को पकड़ लेता है और मौका देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो सफेद कुत्ता उसका दोस्त बन जाता है और उसे शहर के डंपिंग यार्ड की तरफ ले जाता है, जहां ढेर सारे आवारा कुत्ते एक पोखर में खेल खेल रहे थे। हेगन भी उनके झुंड में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए हेगन और उसका दोस्त दूर से ही उन लोगों को देखते रहते हैं। तभी कुछ समय बाद डॉग कंट्रोल वाले सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने वहां आ जाते हैं, जिस कारण उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन 2 कर्मचारी हेगन को पकड़ने के लिए घेर लेते हैं। इसके बावजूद भी हेगन भागने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों कुत्ते उन कर्मचारियों से छिपने के लिए शहर की गलियों में दौड़ते रहते हैं। तभी एक बेघर आदमी उन कुत्तों को उस कर्मचारी से बचा लेता है। वो आदमी हेगन को खाना खिलाता है और उसके गले में एक पट्टा बांध देता है। वहीं डैनियल लिली को म्यूजिक इंस्टीट्यूट ले जाता है, जहां वो अपने गलत व्यवहार के लिए टीचर से माफी मांगते हुए प्रॉमिस करती है कि वो अपने कुत्ते को कभी नहीं ढूंढेगी। लेकिन इसके बावजूद भी लिली क्लास खत्म होने के बाद अपने कुत्ते को ढूंढने चली जाती है। वो हेगन को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। उसी शाम बेघर आदमी कुछ खाने के बदले हेगन को एक रेस्टोरेंट के मालिक को बेच देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी एक डीलर है जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों को बेचता है। और अगली ही शाम शाबोलक्स नाम का एक ग्राहक फाइट क्लब में लड़ने के लिए कुछ कुत्ते खरीदने उसके पास आता है। वो डीलर उसे एक से एक खतरनाक कुत्ते दिखाता है, लेकिन वो हेगन को ही चुनता है।
डीलर उसे मना करता है कि इस कुत्ते की त्वचा पतली है जो तुम्हारे फाइट क्लब में नहीं लड़ सकता, लेकिन शाबोलक्स उसे भरोसा देता है कि वो अपनी ट्रेनिंग के बदले कुछ ही दिनों में उसे एक लड़ाकू कुत्ते में बदल देगा। फिर वो हेगन को नींद की गोली खिलाकर अपने साथ ले जाता है। वो हेगन को मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट के साथ साथ रोजाना चाबुक से पीटता है, जिसके कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो एक क्रूर कुत्ते में बदल गया है जो किसी को भी आसानी से मार सकता है। दूसरी तरफ लिली आज भी हेगन को ढूंढ रही होती है। वो एनिमल शेल्टर पहुंचकर हेगन के बारे में पूछती है, जहां उस शेल्टर की मालकिन उसे बताती है कि सड़क पर कुत्ते के जिंदा बचने की संभावना बहुत कम है। या तो उसे किसी कार ने टक्कर मार दी होगी या किसी नदी में डूबकर वो मर गया होगा। वहीं शाबोलक्स हेगन को आज पहली बार लड़ने के लिए डॉग फाइट क्लब ले जाता है, जहां लड़ाई का सिर्फ एक ही नियम है, जो जिंदा बचेगा वही जीतेगा। लड़ाई में हेगन के सामने एक भयंकर काले रॉटविलर कुत्ते को उतारा जाता है और क्लब में मौजूद सभी लोगों का ये मानना था कि इस लड़ाई में हेगन मारा जाएगा। लड़ाई शुरू होने के कुछ देर तक ऐसा लग रहा था कि हेगन इस लड़ाई में खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी क्षण में वो उस रॉटविलर कुत्ते का गला घोंटकर उसे मार देता है। क्लब के सभी लोग हेगन की इस बहादुरी से हैरान थे और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी एक दर्शक हेगन को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन शाबोलक्स उसे बेचने से इनकार कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मौके का फायदा देखकर हेगन वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे अपने मालिक के अत्याचार से मुक्त होना था।